या इस डीप डाइव में हम इसी धुंधली रेखा को खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बेहद लोकप्रिय हिंदी कहानी का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, तू इश्क है मेरा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी के उस पल पर चलते हैं जहां तनाव एकदम अपने चरम पर है। माहौल बहुत भारी है। एक लड़की है स्नेहा, वो दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी है। बाहर शादी की पूरी तैयारियां चल रही हैं और वो अपने होने वाले दूल्हे शुभम मेहरा के ख्यालों में खोई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। स्नेहा दरवाजा खोलती है और सामने जो शख्स खड़ा है ना, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओह गॉड! वो इंसान है उसका एक्स बॉस गौरव कुमावत। वही इंसान जिसने कुछ समय पहले उसे इतनी बुरी तरह जलील किया था कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसे समझना बहुत जरूरी है, गौरव का उस समय उस जगह पर बिना बुलाए आना महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्नेहा के उस सुरक्षित दायरे पर एक सीधा हमला था। लेकिन यहाँ कहानी का पूरा ढांचा तब पलट जाता है जब स्नेहा की मासी, सुजाता मासी, जिन पर स्नेहा पूरी तरह से निर्भर है, वो गौरव की अमीरी देखकर उसे एकदम वीआईपी मेहमान की तरह अंदर बिठा लेती हैं। और इसके बाद जो होता है ना, वो सच में किसी बुरे सपने जैसा है। अचानक से खबर आती है कि असली दूल्हा गायब हो गया है, बारात आई नहीं रही। बाप रे! और अगले ही पल सुजाता मासी आनन फानन में स्नेहा को खींचकर मंडप में ले जाती हैं। जब स्नेहा की नजर अपने बगल में बैठे दूल्हे पर पड़ती है तो वो पूरी तरह सुन्न रह जाती है, क्योंकि दूल्हे की जगह गौरव कुमावत बैठा है। मतलब इमेजिन कीजिए वो शॉक। हाँ, अगर मैं इसे किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह देखूं ना, तो ये कुछ वैसा ही है कि जिस कमरे में खून हुआ है वहां सबसे बड़ा संदिग्ध वही इंसान है जो अचानक बिना बुलाए वहां पहुंच गया था। हाँ, वो तो है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि स्नेहा ने मंडप में कोई हंगामा क्यों नहीं किया। मतलब वो चुपचाप उस इंसान के साथ फेरे कैसे ले सकती है जिससे वो इतनी नफरत करती है। मैं आपकी इस लॉक्ड रूम मिस्ट्री वाली थ्योरी पर थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा? देखिए, मर्डर मिस्ट्री में कातिल छुप कर आता है, अपने निशान मिटाता है। यहाँ गौरव कुमावत छुप बिल्कुल नहीं रहा है। वो सैकड़ों लोगों के बीच डंके की चोट पर दूल्हे की जगह बैठा है। हाँ, ये बात तो है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये सीधे सीधे सत्ता का नंगा नाच है, एक ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ पावर। और जहां तक स्नेहा की खामोशी का सवाल है ना, न्यूरोलॉजी में इसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। फ्रीज रिस्पॉन्स? हाँ। जब दिमाग को अचानक कोई ऐसा सदमा लगता है जिसे वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और फैसले लेता है, वो पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। वाओ! और सुजाता मासी ने इसी फ्रीज रिस्पॉन्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने स्नेहा पर अपशकुन, इज्जत, समाज क्या कहेगा, इन सब का ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि स्नेहा का दिमाग उस स्थिति से लड़ने के बजाय पूरी तरह सुन्न पड़ गया। ये सच में बहुत डरावना है। मतलब वो शारीरिक रूप से वहां है, रस्में निभा रही है, लेकिन मानसिक रूप से वो एक सदमे में कैद है। और उसी मंडप में बैठे बैठे वो गौरव से बदला लेने की कसम खा रही है, क्योंकि उसे यकीन है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड गौरव ही है। बिल्कुल। लेकिन ये नफरत और ये जो कंट्रोल का खेल है ना, ये मंडप से शुरू नहीं हुआ था। अगर हम इस पूरे पावर इम्बैलेंस की जड़ों को तलाशें तो हमें कहानी में 3 महीने पीछे जाना होगा। कुमावत इंडस्ट्रीज के उस आलीशान लेकिन एकदम दमघोटू ऑफिस में, जहां पहली बार स्नेहा की आजादी को कुचला गया था। एकदम सही पॉइंट। कहानी का यह हिस्सा हमें बताता है कि गौरव कुमावत का असल में चरित्र है क्या। देखिए, स्नेहा एक अनाथ लड़की है। उसके माता पिता का वैष्णो देवी हादसे में निधन हो चुका है। वो अपनी उसी सुजाता मासी के रहमो करम पर है, जिसने उसे साफ साफ कह दिया है कि अपना खर्च खुद उठाओ। पैसों की इसी सख्त जरूरत के चलते स्नेहा कुमावत इंडस्ट्रीज में एक कंप्यूटर ऑपरेटर लगती है। और वहां उसका सामना होता है गौरव कुमावत से, एक ऐसा बॉस जिसे हम आज की भाषा में ना एक टिपिकल टॉक्सिक बॉस कहेंगे। हाँ, बिल्कुल टॉक्सिक। वो सिर्फ सख्त नहीं है, बल्कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करता है। एक दिन उसके कैबिन से एक बहुत ही जरूरी फाइल गायब हो जाती है। अब चूंकि स्नेहा आखिरी बार वहां गई थी और सीसीटीवी भी खराब था, गौरव बिना किसी सबूत के सारा इल्जाम स्नेहा पर मढ़ देता है। सीधे इल्जाम लगा दिया। हाँ, वो उसे 1 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि या तो फाइल लाओ या पुलिस के हवाले कर दूंगा। मतलब हम सब ने कभी ना कभी ऐसा बॉस देखा है जो फीडबैक देने के बजाय सबके सामने बेइज्जत करने में मजा लेता है। सही कहा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक खराब बॉस की नहीं है ना। एक अनाथ लड़की के लिए
पुलिस की धमकी का मतलब है उसके पूरे वजूद पर खतरा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ पर। एक अनाथ लड़की जिसके पीछे खड़े होने वाला कोई परिवार नहीं है, उसके लिए पुलिस सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि बर्बादी का डर है। गौरव का ये व्यवहार सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, ये कॉर्पोरेट दुनिया की उस सामंती सोच को दर्शाता है जहां ताकतवर इंसान कमजोर को सिर्फ इसलिए कुचलता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। Exactly. लेकिन स्नेहा का जवाब इस कहानी का सबसे मजबूत पल है। वो डर कर गिड़गिड़ाने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुनती है। वो उस मोटी तनख्वाह वाली नौकरी को उसी पल ठुकराकर रिजाइन कर देती है। एक गरीब मजबूर लड़की का एक अरबपति को उसकी आंखों में देखकर ना कहना, ये गौरव के ईगो पर बहुत बड़ा प्रहार था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, स्नेहा के नौकरी छोड़ने के बाद पता चलता है कि वो फाइल कहीं चोरी नहीं हुई थी, वो खुद गौरव कुमावत के घर पे ही रखी थी। ओहो। मैनेजर मिस्टर मेहरा स्नेहा को ये बात इतनी खामोशी से बताते हैं जैसे किसी की जिंदगी बर्बाद करना कोई बड़ी बात ही ना हो। गौरव का वो अपराध बोध, वो गिल्ट यहीं से जन्म लेता है। नहीं पता था कि उसका अपना घर उस ऑफिस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। सुजाता मासी उसके लिए एक नया जाल बुन रही थी। यहीं से कहानी में मैनिपुलेशन या कहें मानसिक धोखे का सबसे गहरा स्तर शुरू होता है। परिवार के अंदर का धोखा अक्सर बाहर वालों के धोखे से ज्यादा घातक होता है क्योंकि वहां आप अपना बचाव करने के लिए तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल। सुजाता मासी स्नेहा के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता लाती हैं, शुभम मेहरा। मासी स्नेहा को एक तस्वीर दिखाती हैं जिसमें एक बेहद हैंडसम नौजवान अपने पिता के साथ बैठा है। स्नेहा तस्वीर देखकर मान जाती है। हाँ। लेकिन तभी मासी एक पेच फंसाती हैं। वो कहती हैं कि लड़के वालों को तुरंत लंदन जाना है, इसलिए शादी सिर्फ 3 दिन के अंदर करनी होगी। सिर्फ 3 दिन? हाँ। अगर हम इस 3 दिन वाली बात पर गौर करें ना, तो ये किसी प्रेशर कुकर जैसा है जिसमें कोई सेफ्टी वॉल्व भी नहीं है। मासी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां स्नेहा को सोचने, सवाल करने या उस परिवार का बैकग्राउंड चेक करने का कोई मौका ही ना मिले। मार्केटिंग और साइकोलॉजी की दुनिया में ना इसे आर्टिफिशियल अर्जेंसी कहते हैं, कृत्रिम जल्दबाजी। आर्टिफिशियल अर्जेंसी। हाँ, जब आप किसी के पास समय की कमी कर देते हैं तो उनका विश्लेषणात्मक दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बस भावनाओं या दबाव में आकर फैसले लेने लगते हैं। मासी का लालच यहाँ इतना हावी है कि वो अपनी सगी भतीजी को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी प्रेशर कुकर वाले माहौल में शादी से ठीक एक दिन पहले एक और बहुत अजीब घटना घटती है। स्नेहा अपना हिसाब किताब चुकता करने वापस गौरव के ऑफिस जाती है। वहां गौरव का रवैया एकदम बदला हुआ है। अच्छा। वो माफी मांगता है, लेकिन वो माफी कम और धमकी ज्यादा लगती है। वो अजीब से दबाव वाले अंदाज में स्नेहा से कहता है कि उसे नौकरी जारी रखनी होगी। वो कहता है, जबरदस्ती तो बहुत छोटा शब्द है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बाप रे, ये तो सीधा सीधा थ्रेट है। हाँ। स्नेहा डर के मारे हाँ कह देती है, ये सोचकर कि अगले दिन तो उसकी शादी ही है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी। मतलब एक तरफ मासी स्नेहा को एक अनजान भविष्य में धकेल रही हैं और दूसरी तरफ गौरव उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही उसे एक कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। इस स्थिति को हम इंफॉर्मेशन असिमेट्री कह सकते हैं, सूचना की विषमता। राइट। स्नेहा के पास आधी अधूरी जानकारी है। उसे न तो मासी के असल इरादों का पता है, न ही गौरव के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे का सच पता है। और जब इंसान के पास सही जानकारी नहीं होती ना, तो वो अपने फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरों के बनाए गए चक्रव्यूह में बस रिएक्ट करता रहता है। वो हालातों के तेज बहाव में बस बह रही थी और वो बहाव उसे वापस उसी मंडप में ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। शादी संपन्न हो चुकी है। स्नेहा अपना खामोश विरोध जताने के लिए शादी के भारी जोड़े की जगह एक बहुत ही सादे से कपड़ों में विदा होती है। जब वो गौरव के आलीशान बंगले में पहुंचती है तो कहानी में एक और कड़वा सच सामने आता है। क्या? गौरव की मॉडर्न माँ उसका स्वागत नहीं करती, बल्कि उसे 2 टके की लड़की कहकर बुरी तरह जलील करती हैं। वो पूछती हैं कि क्या इसे सड़क से उठाकर लाए हो? ओह गॉड। लेकिन यहाँ लेखक ने कहानी का रुख बहुत ही चतुराई से मोड़ा है। जो गौरव ऑफिस में एक तानाशाह था ना, वो यहाँ एक ढाल बन जाता है। हाँ। वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होता है और स्पष्ट करता है कि स्नेहा उसकी पत्नी है। इससे भी बड़ा अक्षण तब आता है जब गौरव के पिता विकास कुमावत बीच बचाव करते हैं। वो स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। कहानीकार ने यहाँ स्नेहा को पूरी तरह अलग थलग करने के बाद अचानक एक एंकर दे दिया। एक झटके में स्नेहा को उस अजनबी और डरावने घर में एक पिता का संरक्षण मिल जाता है। ये पल स्नेहा को मानसिक रूप से
उस सबसे बड़े खुलासे के लिए तैयार करता है जो उस रात होने वाला था। और वो खुलासा, मतलब सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग या कहें तो दिमाग सुन कर देने वाला मोड़ है। हाँ बिल्कुल। रात को बेडरूम में गौरव पहले तो अपनी माँ के व्यवहार के लिए स्नेहा से माफी मांगता है। स्नेहा जो दिन भर से अपनी नफरत को दबाए बैठी थी, वो एकदम फट पड़ती है। वो गौरव को ताना मारती है कि तुमने मेरी शादी रुकवाकर कौन सा एहसान किया है। मेरा होने वाला दूल्हा शुभम हेरा तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम और बेहतर था। स्वाभाविक है उसका गुस्सा। इस पर गौरव बजाय गुस्सा होने के ठहाके लगाकर हंसने लगता है और फिर वो ऐसा राज खोलता है जो स्नेहा के पूरे वजूद को झकझोर देता है। वो राज जो ये साबित करता है कि जो हमें दिख रहा होता है अक्सर सच उससे कोसों दूर होता है। गौरव उसे बताता है कि तुम्हारी शादी उस नौजवान शुभम मेहरा से नहीं, बल्कि उसके उम्र दराज रंगीन मिजाज बाप राकेश मेहरा से होने जा रही थी। बाप रे। सुजाता मासी ने शुभम की तस्वीर सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल की थी। असल में उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम के बदले स्नेहा का सौदा उस बूढ़े इंसान से कर दिया था। ये तो हद दर्जे का धोखा है। और बात सिर्फ दांवों की नहीं थी। गौरव सबूत के तौर पर अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में सचमुच वही बूढ़ा आदमी राकेश मेहरा दूल्हे के कपड़ों में है और गौरव के आदमियों ने उसे किडनैप करके एक फार्म हाउस में बंधक बनाया हुआ है। ओह माय गॉड। मेरी उलझन यहाँ ये है, ये एक तरफ तो बहुत ही खौफनाक है और दूसरी तरफ एक रक्षक का कदम। जब गौरव को इस गंदी साजिश का पता चला तो उसने स्नेहा को सच क्यों नहीं बताया? वो उसे मंडप से भगाकर नहीं ले जा सकता था? मतलब किसी को अगवा करवा लेना प्यार का इजहार है या एक चरम सनक? आपका यह सवाल इस कहानी के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को छूता है। साहित्य और कहानियों में इस किरदार को हम रेबेल प्रोटेक्टर या बागी रक्षक कह सकते हैं। रेबेल प्रोटेक्टर? अच्छा। हाँ। गौरव कुमावत बराबरी में या बातचीत में यकीन ही नहीं रखता। वो सत्ता का आदी है। जब उसे एहसास हुआ कि उसे स्नेहा से प्यार हो गया है और उसने देखा कि स्नेहा की अपनी ही मासी उसे एक बूढ़े के हाथों बेच रही है, तो उसने सामाजिक नियमों या कानून की परवाह बिल्कुल नहीं की। एक आम इंसान पुलिस के पास जाता या स्नेहा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गौरव एक अरबपति है। उसे लगता है कि वो नियम खुद बनाता है। उसने स्नेहा को फैसला लेने का हक नहीं दिया, बल्कि उसने अपने तरीके से समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका, दूल्हे को अगवा किया और खुद मंडप में बैठ गया। हाँ। यह तरीका गलत और हिंसक हो सकता है, लेकिन उस पल में स्नेहा को उस दर्दनाक सौदे से बचाने का यही सबसे अचूक तरीका था। वो अपनी बर्बादी का कारण समझ रही थी। उसी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे एक बहुत ही खौफनाक दलदल में गिरने से बचाया था। एग्जैक्टली। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि स्नेहा का जो गुस्सा ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था, वो एकदम से पिघलकर आभार और प्रेम में बदल जाता है। गौरव का उसे अपनी बाहों में लेना और स्नेहा का उसमें सिमट जाना इस बात का प्रतीक है कि उसने इस रिश्ते को, इस अकल्पनीय हालात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही अहम बात निकलकर सामने आती है, जानकारी की ताकत। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब हमारे पास सही जानकारी नहीं होती तो हम अपनों पर, जैसे स्नेहा ने सुजाता मासी पर किया, आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और कभी-कभी उन लोगों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं जो शायद हमारे लिए सही लड़ रहे हों, जैसे गौरव। सही बात है। गौरव का ऑफिस में व्यवहार गलत था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसान पूरी तरह से शैतान था। रिश्ते कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, उनमें हमेशा एक ग्रे शेड होता है जिसे पारदर्शी होने में समय लगता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, सत्ता, धोखे और प्यार के अजीबोगरीब तालमेल का एक बहुत ही गहरा आईना है। लेकिन इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल, बताइए। इस कहानी में गौरव ने अपनी दौलत, अपने रसूख और अपने बाउंसर्स की मदद से दूल्हे को अगवा करवा लिया और स्नेहा को एक खौफनाक जिंदगी से बचा लिया। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर इस कहानी में गौरव कुमावत एक बेहद अमीर और ताकतवर उद्योगपति न होकर एक साधारण आम इंसान होता, एक आम क्लर्क या एक मिडिल क्लास लड़का, हाँ, क्या वो प्रशासन को इस तरह मैनेज कर पाता? क्या वो फार्म हाउस में किसी को किडनैप करके रख पाता? नहीं, वो सीधा जेल जाता। हाँ, वो तो है। तो क्या हमारी इन रोमानी कहानियों में किसी का रक्षक या नायक बनने के लिए दौलत और बेहिसाब सत्ता का होना एक अनिवार्य शर्त बन गई है? क्या बिना पावर और पैसे के सच्चा प्रेम अपना रास्ता नहीं खोज सकता? या फिर सत्ता के बिना प्यार आज के दौर में सिर्फ एक बेबस एहसास बनकर रह जाता है?
इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, क्योंकि नायक और खलनायक की पहचान हमेशा उस चश्मे पर निर्भर करती है जिससे आप उस ताकत को देख रहे हैं। इस गहन विश्लेषण का सफर यहीं समाप्त होता है।